जय हिंद स्टूडेंट। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म सेकंड का जो सिलेबस है, ठीक है ना, क्लास 12th का। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हम इंटीग्रेशन, जो कि आपका पहला चैप्टर होगा अगर इसको क्लास 12th का सेकंड टर्म कंसीडर करें तो। ठीक है ना, बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को सीखेंगे और बिल्कुल हर मैथ के क्वेश्चन को एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में और आसानी से समझेंगे। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि बस इसका नाम इंटीग्रेशन होगा, इसका कुछ और नाम हो सकता है, एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका सेकंड नाम है मेरे प्यारे बच्चों एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एंड इसका एक और नाम है प्रिमिटिव। आज के प्रिमिटिव का बहुत ज्यादा जो है चर्चा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको ये समझना बेसिकली है कि इसका एक इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन किसका निकाला जाता है। ठीक है ना, तो जैसे आपको ये पता होगा कि आपने जो है टर्म फर्स्ट में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो डेरिवेटिव आपने किसका निकाला था, तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव निकालते समय हमने देखा था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग क्या करते थे, निकालते थे। इसका मतलब है कि जब हम उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी किसका निकालेंगे, फंक्शन का ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन आप fx दे रखा है, ठीक है ना, तो इसको समझते हैं कि कौन सा इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, y क्या करता है, y डिपेंड करता है x पे, और x क्या वो करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कि y जो है डिपेंड कर जाएगा x पे। इसका मतलब ये हुआ बेटा लोग कि x की वैल्यू जब चेंज होगा तब y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन बेटा लोग यहां से समझो कि y की वैल्यू पे x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि y का चेंजेबल किसके रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में होगा। जब x की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो y भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चेंज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि y इज द फंक्शन ऑफ x। किसका, y इज द फंक्शन ऑफ x। तब यहां पर देखो ध्यान से, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात होता है मेरे प्यारे बच्चों की इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो क्या लिया जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो है इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, एज लाइक दैट आर बेटा ऐसे करके भी आपका होता है। ये आपको फिजिक्स में देखने को मिला होगा। आपको कहां मिला होगा, फिजिक्स में। फिजिक्स में भी आपको देखने को मिला होगा कि जब कोई क्लोज ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एरिया का बात आया है तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ बता दूं कि सबसे पहले जो है कैलकुलस में जो है इसका यूज जो है इंटीग्रेशन का न्यूटन जी ने किया था। और उसके पीछे क्या है कि एरिया निकालने का जो थॉट था, उन्होंने इंटीग्रेशन से जो है एरिया को क्या किया, कन्वर्ट किया। अब इसको हम लोग जनरली समझते हैं क्या होता है। अब देखो, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये y है। ठीक है, y एंड dx, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अब जनरली हमको ये पता है कि एरिया में क्या करते हैं कि 2 डायमेंशन होता है, तो चीजों की जरूरत होती है। तो y भी क्या होता है, एक अलग डायमेंशन है, x भी क्या है, अलग डायमेंशन हो गया। भले ही y फंक्शन ऑफ fx है, लेकिन y की अगर हम बात करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, अलग डायमेंशन वे में है, और dx को भी क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ x कंसीडर करते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, दे रखा है y इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इस y को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेंड। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। अब इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। पूरे फिनोमिना के क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। इट मींस दैट कि जब कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। और इस इंटीग्रैंड फिनोमिना मतलब इस पूरे फिनोमिना को जो फंक्शन चेंज हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बोलेंगे। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या, जब हमारे पास y dx आर फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx दे रखा है, ठीक है ना, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहां पे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx
जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं सपोज करता हूं कि इसको स्मॉल एफ से डिनोट करता हूं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस क्या मिल जाएगा सी। अब समझते हैं कि सी क्या है, आप समझते हैं सी क्या है। सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी आपका आर्बिट्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से एक बार आप देखिएगा कि ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं इसको स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस सी से डिनोट करता हूं। सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, आई होप कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का टर्म होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकती है। ये भी क्या करता है कि एज ए कांस्टेंट वेरिएबल की तरह काम करता है, मतलब कि सी की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। इसी की वजह से जो है, इसी सी की वजह से जो इंटीग्रेशन होता है तो बेटा टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला टाइप्स क्या हो सकता है बेटा, अब ध्यान समझो, मैंने जैसे बताया आपको कि सी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब सी की वैल्यू चेंज होगी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी या जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इनडिफिनिट हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू फिक्स हो जाती है, ध्यान सुनना, अगर सी की वैल्यू फिक्स हो जाती है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे बेटा कि हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है कि टू पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो पहला पार्ट क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, पहला पार्ट होता है इनडिफिनिट, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनडिफिनिट होता है। एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद सपोज करो कि स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी मिल गया। अब आपको ये देखना है बेटा इसका नाम एंटी डेरिवेटिव क्यों पड़ा है। जब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स नहीं रहेगा सॉरी, प्लस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, डी एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डी अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, सी का। अब इसको हम जब जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको फिर से आपको यही फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा बेटा लोग फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया कि आपको फिर से रिटर्निंग यही फंक्शन आपको क्या हो गया, फिर से आपको मिल गया, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव होता है। अब समझिएगा बेटा लोग, अगर c की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक कोई फिक्स हो जाती है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डिफरेंट इंटीग्रल बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा यहां तक आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, ये बहुत बेसिक बात है, इसमें टाइम वेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, ओके।